हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट स्टडी का 2019 का पेपर जो आपसे यूपी टेट में पूछा गया था। तो इससे क्या होगा कि आप इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपका पेपर का पैटर्न कैसा आता है एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका यूपी टेट का ईवीएस है उसमें बहुत ही वाइड सिलेबस रहता है। मतलब आपका पॉलिटी से भी क्वेश्चन आ जाता है, आपका जीके से भी क्वेश्चन आता है, आपका ईवीएस से भी आता है, आपका बायो से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत ही ज्यादा वाइड रहता है। तो आप क्वेश्चंस के थ्रू जान पाएंगे कि किस लेवल का आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया इज अवेलेबल इन। जो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो कहां पर है? लोकसभा में है, मंत्रिमंडल में है, विज्ञान सभा में है, पंचायती राज संस्थाओं में है। तो फ्रेंड्स, ये आपका पेपर है 2019 में जो आपसे पूछा गया था। तो आपका इसका आंसर होगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। क्या कहेंगे? पंचायती राज संस्थाओं में भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू अपॉइंट एज द गवर्नर ऑफ स्टेट वन मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ। मतलब कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो आपके पास ऑप्शन है 35 ईयर, 50 ईयर, 45 ईयर या फिर 30 ईयर। तो आप बता सकते हैं कि नॉर्मली आपको कितनी एज चाहिए अगर किसी भी राज्य का राज्यपाल बनना है। तो उसके लिए आपकी मिनिमम एज हो जाती है 35 ईयर। अब देखिए, ये दो क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि जो आपका लोकसभा के मेंबर बनने के लिए, मतलब लोकसभा के लिए आपकी कितनी एज होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए 25 ईयर। और इसी तरह से अगर आप राज्यसभा का बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 30 ईयर। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, ये कुछ मैचिंग टाइप क्वेश्चन है और सबसे अच्छा आइडिया अगर मैं आपको बताऊं, कभी भी आपको मैचिंग करनी है तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि सारे के सारे मैचिंग को आप मिला रहे हैं। आपको क्या करना होगा, कुछ एक दो पॉइंट से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले ग्राम पंचायत देखते हैं। लास्ट में आपको ग्राम पंचायत दिया हुआ है। तो ग्राम पंचायत के अंदर कौन होता है? ग्राम पंचायत के अंदर हमारा सरपंच होता है। तो देखिए, नॉर्मल सी डी का आंसर बी होगा। तो अब देखिए कहां पे आपका डी का आंसर बी दिया हुआ है। तो देखिए, आपका सेकंड वाले ऑप्शन में है और आपके फोर्थ वाले ऑप्शन में है। तो आपके दो ऑप्शन तो गलत ही हो गए। फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया और आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। इसमें से तो आपका आंसर होगा ही नहीं। एक और करेक्ट कर लेते हैं हम अपना। विलेज पंचायत का तो हमारा सरपंच हो जाता है और इसी तरह से स्टेट के अंदर क्या होता है? स्टेट के अंदर हमारा गवर्नर होता है। तो अब हमारा बी का आंसर क्या हो गया? सी हो गया है। तो बी का आंसर सी कहां पर है? सेकंड वाले में है, फोर्थ वाले में नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए सी डी बी। तो आप देख सकते हैं ए सी डी बी, मतलब ए का ए हो जाएगा, इंडियन यूनियन का आपका प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, स्टेट का आपका गवर्नर हो जाएगा और कॉरपोरेशन मतलब नगर निगम का आपका हो जाएगा मेयर और विलेज पंचायत का आपका हो जाएगा सरपंच। तो ये मैंने आपको इस तरीके से इसलिए कराया। कभी कभी ऐसा होता है हमें दो के ही आंसर पता होते हैं कि हाँ इसका तो हमें पता है बट और किसी में हमें कंफ्यूजन हो रही है, तो हम इस तरह से ऑप्शन से अपना आंसर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एंड वेयर आर्टिकल 356 वाज यूज्ड फर्स्ट। तो हमारा जो अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग किया गया था वो कब और कहां किया गया था? तो आपके पास आंसर है बिहार, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका केरला। ये आई थिंक आपका जुड़ा हुआ है, जब गवर्नमेंट अपना रोल ठीक से प्ले नहीं करती है तो उससे रिलेटेड ये रहता है 356 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैक्स कैन बी इम्पोज्ड बाय नगर निगम। जो नगर निगम द्वारा आपका कर लगाया जाता है वो कौन सा है? एंटरटेनमेंट टैक्स माना जाएगा, टोल टैक्स, हाउस टैक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? जो आपका हैमलेट इज एसोसिएटेड विद विच सेटलमेंट।
तो ऑप्शन में आप क्या बताएंगे? आपका लीनियर है, रूरल है, अर्बन है। तो ये जो पूर्वा है ये आपका शामिल होता है ग्रामीण से। तो ये जो क्वेश्चन है आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एज कंपेयर सीटेट से। अगर आप कंपेयर करेंगे तो सीटेट में आपसे पेडागोजी भी पूछी जाती है और थोड़ा फैक्चुअल इतना नहीं पूछा जाता है। जो एनसीईआरटी में है वही आपसे पूछा जाता है। इसमें थोड़ा लेवल जो होता है आपका यूपी टेट में वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज वोल्केनो माउंटेन। तो कौन सा यहाँ पे वोल्केनो माउंटेन है? आपका ज्वालामुखी पर्वत है, अरावली है, आपका एप्लेशियन है, आपका यूराल है, या फिर आपका किलिमंजारो है। तो इसका आपका आंसर है किलिमंजारो। और आपका जो किलिमंजारो है वो अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन भी माना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एलिफेंटा द्वीप कहां पर है? आपका जो आपका एलिफेंटा द्वीप है वो कहां पर है? आपके कच्छ के तट पर है, मुंबई के तट पर है, या फिर गोवा के तट पर है, या फिर गंगा डेल्टा के तट पर है? तो जो आपका एलिफेंटा द्वीप है वो आपका मुंबई के तट पर है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉनसून फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर रेनफॉल इज। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। तो आपके पास ऑप्शन है 70 to 200 सेंटीमीटर, 50 to 150 सेंटीमीटर, 150 to 200 सेंटीमीटर और 70 to 100 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि जो मॉनसूनी वन पाए जाते हैं जहां पर वर्षा होती है वो कौन से इसमें पाए जाएंगे। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 to 200। और फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था जिसमें हमने आपसे पूछा था कि बायोडाइवर्सिटी जो है डे मनाया जाता है वो आपका कब मनाया जाता है। तो उसका आंसर आई थिंक सभी ने करेक्ट दिया होगा। तो उसका आपका आंसर होता है 22 मई को आपका बायोडाइवर्सिटी मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ। जो कार्बी एंग्लोंग पठार का विस्तार है वो क्या है? पेनिनसुला प्लेट्यू पर है, तिब्बत तक है, हिमालय तक है, या शान प्लेट्यू तक है। मतलब जो ये वाला प्लेट्यू है इसका जो एक्सटेंशन है विस्तार कहां तक हो रहा है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, उसको आपको करेक्ट आंसर बताना है। एंड फ्रेंड्स देखिए इन सभी के आंसर आप तभी कर सकते हैं अगर आपने ये चीजें कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। इसका ये नहीं है कि हम अपने माइंड से कर देंगे। जैसे कि हमारे सामने पेडागोजी क्वेश्चन होता है, अगर हमने वो नहीं भी पढ़ा है तो हम अपने माइंड से उसका आंसर दे सकते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वही होगा और वो आपको पढ़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो इसका आपका आंसर हो जाता है पेनिनसुला प्लेट्यू। तो इसके लिए बेस्ट रहता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये आपको ज्योग्राफी से मिलते हैं। जो आपकी 6 से 8 तक की ज्योग्राफी की बुक होती हैं उन्हें अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो वहां पे ये सब चीजें हमारी कवर हो जाती हैं। तो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनको आप कवर करिए उसमें। आगे हमारा क्वेश्चन है विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सिसाइल एनिमल अमंग फॉलोइंग। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो आपके पास ऑप्शन है यूप्लेकेटला और काइटस, लीच, इक्नस। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं देखना चाहती हूं कि आपको कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मैं आपको हिंट दे देती हूं जिसमें से आपको 2 ऑप्शन में से एक को चॉइस करना होगा। आपका 4th ऑप्शन और आपका 2nd ऑप्शन मैं कट कर देती हूं। आपके पास 1st और 3rd ऑप्शन है जिसमें से आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है
प्रोटीन अणुओं की इकाई है। यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज, जो यूनिट है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की वो क्या मानी जाएगी? ग्लूकोज होगा या एमिनो एसिड होगा या फिर आपका फैटी एसिड होगा या फिर विटामिन होगा? तो जो प्रोटीन की इकाई मानी जाएगी वो आपका आंसर हो जाता है एमिनो एसिड। क्या होता है? एमिनो एसिड, तो वो इसकी इकाई होती है, इससे मिलके ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल? कौन से हमारे मतलब कौन से पादप हैं जो कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका सेल्यूलोस कोशिका, मतलब सेल्यूलस सेल वॉल। नेक्स्ट है आपका रिक्तिकाएं, वैक्यूलस, लवक, प्लास्टिड्स। नेक्स्ट है आपका तारकाए, सेंट्रोसोम। तो ये ऑप्शन आपके पास है। अब आपको बताना है कि कौन सा आपका इसमें एब्सेंट रहेगा प्लांट सेल में से। तो उसका आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम हो जाएगा इसका आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो आई होप आपको पता होगा, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, जो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या होती है? तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, पैनक्रियाज होती है या फिर एड्रिनल ग्लैंड होती है या पिट्यूटरी ग्लैंड होती है या फिर लीवर होता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर। हिंदी में भी आप देख सकते हैं पीयूष ग्रंथि, अमाशय, अधिवृक्त ग्रंथि और यकृत। तो इसका आपका आंसर क्या है? करेक्ट आपका है लीवर है, जो आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आपका ये जीके का क्वेश्चन मान लिया जा सकता है कि यूपी से रिलेटेड ही आपसे पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश का राज्य का पक्षी कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं जब आप यूपी टेट देने जा रहे हैं तो आपने थोड़ा बहुत यूपी टेट से रिलेटेड पढ़ा होगा। तो जो आपका यूपी टेट के अंदर, अगर यूपी के अंदर देखा जाए पक्षी माना जाएगा, वो आपका सारस क्रेन मानी जाती है। कौन मानी जाती है? सारस क्रेन मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रेन डियर आर फाउंड? जो हमारे रेन डियर हैं वो कौन से क्षेत्र में या कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है तुंद्रा, मॉनसून, हॉट डेजर्ट और आपका टैगा। तो इसका आपका आंसर हो जाता है, जो आपके रेन डियर हैं वो ज्यादातर आपके तुंद्रा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तुंद्रा में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आपको ये जरूर करना है, यूपी टेट के लिए हम ही करा देंगे आपको, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है यूपी टेट के वो तो जरूर ही पढ़ने हैं, क्योंकि रिपीट भी हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which one of the following is not a temperate grassland? इसमें से कौन सी टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं है? टेम्परेट ग्रासलैंड का मतलब होता है जहां पर जो हम एक तरह से गर्मी जो होती है वो कम होती है, थोड़ी ठंड ज्यादा होती है। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास पैम्पस, आपका डाउन्स, आपका पेरीज, आपका कैंपस, कॉम्पस बोल सकते हैं इसको हम। तो ये हमारी हो जाएगी थर्ड आंसर, इसका करेक्ट हो जाएगा। और सभी आपके टेम्परेट ग्रासलैंड हैं, बट आपकी कॉम्पस जो है वो आपकी टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज? तो फ्रेंड्स देखिए, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड आपको ज्योग्राफी में ही मिलेगा, फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी में मिलेंगे, और थोड़ा आपकी जो ये सब ज्यादातर ज्योग्राफी से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, जो ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को डीपली थोड़ा सा पढ़ लें। जैसे आपका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है तो आपको पता होनी चाहिए आपके कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कौन कौन से आपके ओशियंस होते हैं। तो ये सभी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चंस आपका ऐसा है कि लेवल जो है वो थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं। अक्सर तो वैसे ज्यादातर जो SCERT पढ़ने के बाद हमें क्या कवर करना चाहिए, ज्योग्राफी को कवर करना चाहिए। कभी कभी ज्योग्राफी से ज्यादा पॉलिटी से भी आ जाता है, तो कोई एक फिक्स्ड नहीं है इसमें कि आना ही है वहीं से। तो ऐसा है कि अगर आप थोड़ा बहुत करते हैं अपनी SCERT तो वहां से आपको कंसेप्ट मिल जाते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस के।
तो अभी हम आपको कंटिन्यू कराएंगे, SCERT भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी कराएंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए वीडियो का जैसे ही वीडियो अपलोड हो। आगे बढ़ते हैं, तो इसका क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। तो जो पॉपुलेशन साइज में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है वो हमारा कौन सा माना जाता है, वो हमारा एशिया माना जाता है। और जो एशिया है उसके अंदर कितनी पॉपुलेशन है, 4.46 बिलियन के अराउंड आपकी इसके अंदर पॉपुलेशन मानी जाती है और 62% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहां पर है। तो ये आपका आंसर हो जाता है एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज थारू ट्राइब लाइव इन इंडिया। भारत में जो थारू जनजाति है वो कहाँ निवास करती है। सबसे पहले जो थारू जनजाति है इसे हम शेड्यूल्ड ट्राइब मानते हैं एक तरह से, और जो ये थारू जनजाति है ये आपकी निवास करती है, कहाँ पे करती है, आपके थार मरुस्थल में करती है, मतलब थार डेजर्ट में करती है, उत्तराखंड में करती है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में करती है, या फिर झारखंड में करती है। तो जो आपकी थारू जनजाति है ये आपकी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भिलाई स्टील प्लांट इज सिचुएटेड इन। जो भिलाई स्टील प्लांट है वो आपका कहां पर सिचुएटेड है। तो आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, या फिर उड़ीसा में है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है छत्तीसगढ़। जो भिलाई स्टील प्लांट है ये आपका कहां सिचुएटेड है, छत्तीसगढ़ में है, और 1959 में ये रूस की मदद से स्टेब्लिश हुआ था। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, The world most problematic aquatic weed, also known as terror of Bengal। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह क्या है, तो वो हमें बताना है। तो ऑप्शन आपके पास है लेटेना कैमरा, जलकुंभी, कांग्रेस घास, दूब घास। ये कुछ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि जो बंगाल का आतंक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो जाता है, या मतलब कह सकते हैं अगर हमने नहीं पढ़ा तो हमारे लिए सब कुछ हार्ड है, अगर हमने कहीं पे ये चीज पढ़ ली तो हमारे लिए इजी है, अगर हमने पढ़ा हुआ है तो इजी, नहीं पढ़ा तो बहुत हार्ड है। तो इसका आंसर देखते हैं। आप अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, चेक करना है कि आपको कितना पता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जलकुंभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एबायोटिक प्रॉपर्टी ऑफ वायरस इज। जो एबायोटिक प्रॉपर्टी होती है वायरस की वो क्या है, मतलब वायरस की अजैविक होने के लक्षण क्या हैं, हमें ये बताने हैं। तो ऑप्शन में आपके पास है, इट डज नॉट हैव अ जेनेटिक मटेरियल, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इट डज नॉट हैव प्रोटीन, इट कैन बी क्रिस्टलाइज। तो इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है, प्रजनन नहीं करता है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर बनता है इट कैन बी क्रिस्टलाइज। इसे क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, प्लांट हॉर्मोन द हेल्प इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज। मतलब पादप जो फलों को पकाने में सहायता करता है, कौन सा एक ऐसा पादप है जो आपके फलों को पकाने में सहायता करता है, जैसे फलों का पकना, फूलों का खिलना, इन सब में कौन मदद करता है। ऑक्सिन करता है, साइट्रोकाइनिन करता है, जिब्रेलिन करता है, या आपका इथाइलिन करता है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इथिलाइन। क्या हो जाएगा आपका, इथिलीन जो है ये आपका पौधों, मतलब आपके जो भी पेड़ पौधे हैं उनमें जो फ्रूट आता है उसको पकाने में या फिर आपके फूलों के खिलने में, इन सब चीजों में ये मदद करता है। तो ये प्लांट से रिलेटेड कंटेंट है आपका, जो प्लांट से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, फ्री लिविंग एनिओर्बिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन सॉइल इज। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है एजोटोबैक्टर, आपका क्लॉसिडियम, आपका राइबोजोरियम, आपका विब्रियो।
तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें पूछा है स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, नाइट्रोजन की क्षमता होती है, तो उसे आप क्या कहेंगे? तो वो हो जाएगा हमारा क्लोस्ट्रीडियम। क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो सकती है, तो आप चेक कर लेना इसको क्या होगा, क्लोस्ट्रीडियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which type of DNA is commonly found inside the cell? किस प्रकार का डीएनए कोशिकाओं का सामान्य रूप से पाया जाता है, मतलब जो हमारी कोशिकाएं हैं उसमें जो डीएनए है कॉमनली कौन सा पाया जाता है? तो जो कॉमन पाया जाता है ज्यादा से ज्यादा वो कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन ए डीएनए है, बी डीएनए है, सी डीएनए है, जेड डीएनए है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बी डीएनए है जो कॉमन है, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1853 इंडियन फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन बिटवीन। तो ये तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, जो सबसे पहली ट्रेन थी वो कहां से कहां तक गई थी? बॉम्बे से पुणे, कलकत्ता से अलीपुर, बॉम्बे से थाने, कलकत्ता से दमदम के बीच। तो इसका आपका आंसर हो जाता है बॉम्बे टू। अब आप कंफ्यूज होंगे बॉम्बे टू कौन सा है, बॉम्बे टू पुणे है या बॉम्बे टू थाने है? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है बॉम्बे टू थाने। जो हमारी सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन थी वो बॉम्बे से थाने गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? जो आपका सबसे बड़ा कैटल फेयर ऑर्गेनाइज होता है वो कहाँ होता है? हरिद्वार में होता है, पुष्कर में होता है, सोनीपुर में होता है, नासिक में होता है? तो इसका आपका आंसर हो जाता है सोनीपुर में होता है। जो आपका ये पुष्कर मेला होता है ये सोनीपुर में होता है और गंगा नदी के तट पर किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो ये भी आप याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्या याद रखना है? ये गंगा नदी के तट पर होता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसे आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है मतलब राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना जो है वो किस ईयर में हुई थी? 1951 में हुई थी, 1971 में हुई थी, 1961 में हुई थी, 1981 में हुई थी? तो इसका आपका आंसर हो जाता है 1961। तो जो ये स्थापना थी 1961 में हुई थी। और ये भी पूछ सकते हैं, मान लीजिए इस बार आपसे पूछा कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। और सबसे पहले किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुई थी हमारी स्थापना। आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी आर मेंशन। जो हमारा समता के अधिकार का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद में वो कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 19 से 22 में मिलता है, अनुच्छेद 23 से 24 में मिलता है, अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है या अनुच्छेद 25 से 28 में मिलता है? तो जो राइट टू इक्वालिटी का हमें मिलता है ये हमें मिलता है आर्टिकल 14 से 18 के अंदर। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी कंट्री है जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है? ऑप्शन आपके पास है, इंडिया है, अमेरिका है, चाइना है या फिर आपका यूनाइटेड किंगडम है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको बताना है किसका जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा लचीला है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम्स। अगर बात करी जाए हमारी इंडिया की तो वो हमारा इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, थोड़ा रिजिड है। इतनी जल्दी चीजें नहीं होती हैं, थोड़ा रिजिड होता है। रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों ही लिखा रहता है जहां भी देखते हैं हम, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं है। बट यूनाइटेड किंगडम्स का जो देखा जाए वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए भी होंगे, नहीं भी आए होंगे। तो बेटर है कि आपको ये इवैल्यूएशन मिला होगा कि आपको अभी कितनी मेहनत करनी है।
और किस किस टॉपिक को कवर करना है। तो देखिए आपके क्वेश्चंस हर पॉइंट से पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से भी आपका क्वेश्चन आया है, आपका बायो से भी क्वेश्चन आया है, पॉलिटी से भी क्वेश्चन आया है, आपका ईवीएस से तो आया ही है। मतलब काफी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। बट इसका मतलब अब ये नहीं है कि आप सारे ही पढ़ने लग जाएंगे, सब कुछ पढ़ना है। आपको मेन वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके सिलेबस के अंदर भी दिया हुआ है। लाइक आपका पूरी ईवीएस की थीम्स जो होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो वही टॉपिक्स आपको बुक से उठाने हैं, रीड करना है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसे नोट करना है। अदरवाइज हम भी आपको वीडियो के थ्रू कराएंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, क्योंकि आपकी कमेंट हमें मोटिवेशन देती है। थैंक यू सो मच।